हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा में। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट देख लिया था, उसके टाइप देख लिए थे एंड उसकी क्लासिफिकेशन देख ली थी। आप सभी ने जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन पर प्रोवाइड करा देता हूँ, आप देख लेना एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। तो आज हम आपके लिए एल्कलाइटिंग एजेंट लेके आए हैं। तो एल्कलाइटिंग एजेंट क्या होता है? हमें एल्कलाइटिंग एजेंट में बेसिकली हम यूज़ करते हैं आपके एल्कलाइटिंग एजेंट आपके बेसिकली यूज होते हैं नंबर ऑफ सेल्स को रोकने के लिए। जो आपकी कैंसर सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? मल्टीपल ग्रोथ करती हैं। तो मल्टीपल ग्रोथ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एल्कलाइटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो सेल्स का डिवीजन होता था, तो सेल की साइकिल कैसी होती थी? सेल साइकिल के अंदर आपके 4 फेज होते थे, G1S एंड G2M फेजेस होते थे। तो हम G1S एंड G2M इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा जब सेल्स का डिवीजन होता है, जैसे ये यहाँ पर सेल का डिवीजन होता है, तो ये क्या होता था? एक सेल से 2 सेल बनती थी। तो आप सभी ने पढ़ा कि आपकी जो सेल का डिवीजन होता था, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे नॉर्मल सेल है, एंड ये आपकी जब डिवीजन होती थी तो ये 2 टाइप से होती थी, एक कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो जब आपकी नॉर्मल सेल बेस, आप सभी को पता ही है कि आपकी जो सेल होती है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो जैसे आपकी ये सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, और जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये आपकी क्या हो गया? न्यूक्लियस प्रेजेंट है आपका। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता था? आपका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता था। एंड न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता था? आपका वहाँ पर डीएनए एंड आयन प्रेजेंट रहते थे। तो जब आपका क्या होता है, जब सेल आपकी सेकंड फेज में जाती है तो कैरियोकाइनेसिस में आपका क्या होता था? जो आपका न्यूक्लियस होता था, न्यूक्लियस क्या होता था? आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का डिवीजन होता था। देन आपकी ये क्या करती थी? 2 में डिवाइड हो जाती थी। तो जो 2 में डिवाइड हो चुकी हैं, तो 2 में डिवाइड होने के लिए आपका क्या होता था? डीएनए का रेप्लिकेशन होता था। एक डीएनए से आपका, यहाँ पे एक डीएनए, तो एक डीएनए से आपका क्या होता था? 2 डीएनए में अलग हो जाती थी। तो हम उसे क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस। तो इसे हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए का बनना आपका कहलाता है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसमें यही स्टडी करेंगे जो आपकी एल्कलाइटिंग एजेंट होती हैं। यहाँ पर आपका न्यूक्लियस जैसे ही आपका डिवाइड होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन जैसे ही होता है, तो जब वो आपका साइटोकाइनेसिस फेज में आता है, तो जब वो आपका ये डीएनए होता है जब रेप्लिकेशन करता है, तो हम डीएनए रेप्लिकेशन को स्टॉप या ब्लॉक करेंगे। उसे कैसे करेंगे? उसे हम एल्कलाइटिंग एजेंट की ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, तो आपका डीएनए क्या होगा? उसी जगह रेप्लिकेट हो जाएगा, उसी जगह ब्लॉक हो जाएगा, तो वो आपका आगे साइटोकाइनेसिस में नहीं जा पाएगा। तो साइटोकाइनेसिस में नहीं जा पाएगा तो बेसिकली आप सभी को पता ही है कि जब आपके साइटोकाइनेसिस में नहीं आएगा तो जो अनकंट्रोल्ड सेल की ग्रोथ हो रही थी वो रुक जाएगी, और सेल की ग्रोथ रुक जाएगी तो बेसिकली आप सभी को पता ही है कि आपकी जो कैंसर सेल ट्यूमर बन रहा था इतना, मतलब बहुत सारी हो गई थी आपकी सेल्स एक जगह, तो वो नहीं बनेंगी, तो वो बनना क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। तो इससे आपके कैंसर का ट्रीटमेंट भी हो सकता है। बेसिकली यही तो करना है हमें, कैंसर का ट्रीटमेंट ही तो करना है हमें। कैंसर की जो सेल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, उन्हें कम ही तो करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? एल्कलाइटिंग एजेंट विच कम्स अंडर द क्लास ऑफ एंटी नियोप्लाज्मिक और एंटी कैंसर ड्रग्स। जो आपके एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं इनकी जो कैटेगरी होती है वो आपकी एंटी न्यूप्लास्टिक और एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर ही आती है। दीज एजेंट या ड्रग्स बाइंड विद कोवेंटली द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आप सभी ने देखा होगा, फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर आपका ये देखो, आपका जो डीएनए होता है बेसिकली वो रेप्लिकेट होता है। तो बेसिकली आपका जो डीएनए होता है वो क्या करता है? वो 3 चीज़ों से मिलकर बना रहता है। आपका एक होता है शुगर, एंड एक आपका होता है फॉस्फोरस, एंड थर्ड होता है आपका नाइट्रोजन बेस। तो जब आपका कोई मानो कि एल्कलाइटिंग एजेंट है, ये आपका एल्कलाइटिंग एजेंट है, तो जब इस एल्कलाइटिंग एजेंट की ड्रग को जब हम डीएनए के, आप जो डीएनए है, ये आपको डीएनए दिख रहा होगा, डीएनए के नाइट्रोजन बेस के साथ हम क्या करेंगे? कोवेंटली बाइंड कराएंगे। तो जो आपके डीएनए का स्ट्रक्चर होगा, जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये क्या कर जाएगा? मिसमैच कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आपका जो ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन
एंड आपकी एडेनिन एंड थायमिन है, ये क्या कर रहा है। अब जैसे कि आप सभी को पता ही कि ग्वानिन क्या होता था आपका, देखो यहाँ पे ग्वानिन क्या करता है आपका ट्रिपल बॉन्ड से आपकी साइटोसिन से जुड़ा हुआ होता है। एंड आपकी एडेनिन क्या होता है आपका डबल बॉन्ड से आपका थायमीन से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब आपका जब आपको पता है कि थायमीन आपके एडेनिन से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पे अब आपका मिसमैच हो रहा है। देखो थायमीन किससे जुड़ गया है, अब आपका साइटोसिन से। तो ये क्या हो गया है, एक यहाँ पर मिसमैच हो गया है। तो मिसमैच होने के चक्कर में जो आपका जी मतलब आपका जी होगा वो ए से जुड़ जाएगा एंड टी होगा वो आपका सी से जुड़ जाएगा। रिप्लिकेट हो रहा था वो रिप्लिकेट होना बंद हो जाएगा। जब वो अलग ही नहीं होगा तो फिर बेसिकली आपकी जो सेल का डिवीजन था वो रुक जाएगा, उस जगह आपके बेस पेयर थे वो मिसमैच हो जाएंगे। तो इसी के चलते आपके जो डीएनए होता है उसका रिप्लिकेशन रुक जाएगा। रिप्लिकेशन रुक जाएगा तो सेल का डिवीजन नहीं होगा, और सेल का डिवीजन नहीं होगा तो बेसिकली जो आपकी कैंसर सेल्स थी वो मल्टीपल ग्रोथ कर रही थी वो क्या हो जाएंगी, वहीं की वहीं ब्लॉक हो जाएंगी, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। द मेजर टारगेट ऑफ ड्रग एक्शन आर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप प्रेजेंट इन डीएनए, स्पेशली द 7 पोजीशन ऑफ ग्वानिन। तो आप सभी को याद ही होगा कि आपका जो डीएनए होता था उसमें 10 बेस स्ट्रक्चर होते थे। तो आपके 7वें नंबर पर क्या लगा रहता था, ग्वानिन लगा रहता था। तो पहले उसे खत्म करता है। जब भी आप एल्कलाइटिंग एजेंट की जब ड्रग्स देंगे तो आपकी जो एल्कलाइटिंग एजेंट होगा वो सबसे पहले आपके ग्वानिन से बाइंड करेगा, ग्वानिन पर जाके उसे खत्म करेगा। इसके साथ ही कुछ जगह जाके भी जुड़ता है। ये आपके बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके जीपैट के लिए, तो इसे अच्छी तरह से पढ़ें। तो अगर आपका नाइट्रोजन बेस आपका ग्वानिन है तो आपका जो एल्कलाइटिंग एजेंट होगा वो आपका ग्वानिन के नाइट्रोजन बेस के 2nd पोजीशन पर बाइंड करेगा, 3rd पोजीशन पर बाइंड करेगा एंड 7th पोजीशन पर बाइंड करेगा। और अगर आपका नाइट्रोजन बेस आपका एडेनिन है तो आपका एल्कलाइटिंग एजेंट उसकी 1st पोजीशन पर बाइंड करेगा, 3rd पोजीशन पर बाइंड करेगा एंड 7th पोजीशन पर बाइंड करेगा। तो आप इसके लिए ट्रिक याद कर सकते हैं कि 237 137। एंड अगर आपका नाइट्रोजन बेस साइटोसिन है तो वो आपके N3 पोजीशन पर बाइंड करेगा, अगर आपका नाइट्रोजन बेस थायमीन है तो वो क्या करेगा, आपके 0 से लेके 6 तक किसी भी पोजीशन पर बाइंड कर सकता है। कौन कर सकता है, आपका एल्कलाइटिंग एजेंट। तो बेसिकली आप सभी को अब सब पता चल गया होगा कि जो एल्कलाइटिंग एजेंट होता है वो आपके कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है आपके बायोमोल्स के साथ। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या थे आपके यहाँ पर, नाइट्रोजन बेस जो डीएनए के साथ जुड़े हुए थे। ये आपके डीएनए नाइट्रोजन बेस के साथ आपका क्या बनाता है, कोवेलेंटली बॉन्ड बना रहा है। देखो, और बेस पेयर क्या कर रहा था, ये मिसमैच कर रहा था। जैसे कि जब आपके बेस पेयर थे, ये आपके बेस पेयर थे, उन्हें क्या कर रहा था, देखो ये मिसमैच कर रहा था। जब आपका मिसमैच करेगा तो आपके जो डीएनए रिप्लिकेट हो रहा था, जो डीएनए आपका रिप्लिकेट अलग हो रहे थे, डीएनए एक सेल से 2 सेल में जब डीएनए बदल रहे थे तो डीएनए रिप्लिकेट हो रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। तो इसी के चक्कर में जो आपकी जो सेल्स थी, जो सेल ग्रोथ कर रही थी, जो सेल मल्टीपली क्या कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ड्रग्स की बात करें तो इसमें आपकी सबसे पहली ड्रग होती है मैक्लोरोथायमीन। मैक्लोरोथायमीन क्या होता है, ये आपकी फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड होती है, इसे हम मस्टर्ड भी बोल सकते हैं। एंड इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पर मैंने सिंपल में लिख दिया, आपका मिथाइल ग्रुप लगा रहता है। यहाँ पे अमीन है आपकी Cl एंड CH2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी CH2 लिखते हैं, NCH2 ठीक है। यहाँ पे क्लोरे क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल क्यों आया है, क्योंकि आपका मेथिल ग्रुप है। यहाँ पे थायमीन क्यों आया है, क्योंकि अमीन ग्रुप लगा है यहाँ पे। तो अब इसके सिंथेसिस की बात करें तो इसमें आपका क्या होता है, इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम मिथाइल अमीन के साथ कराते हैं तो आपका ये मिलता है। एंड इसकी जब हम SOCl2 की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मैक्लोरोथायमीन मिलता है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो आपका इसके सिंथेसिस की बात करें तो इथाइलिन ऑक्साइड की जब रिएक्शन हम आपके मिथाइल अमीन्स के साथ कराते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है। देन आपको
SOCl2 की प्रीसेंस में जब हम इसकी रिएक्शन SOCl2 की प्रीसेंस में कराते हैं तो हमें मैक्लोरोथायमीन मिलता है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। इसके अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो जो आपने अभी पढ़ा था वही सारी चीज़ें आपको मोड ऑफ एक्शन में लिखनी है, बस शॉर्ट लिख देना चल जाएगा आपको। जैसे अगर आप पीछे वाला अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप इन ड्रग्स का बस इन ड्रग्स का आप सभी को इनके स्ट्रक्चर याद करना है एंड आपकी सिंथेसिस याद करनी है एंड यूज़ तो फिर आप सभी कर ही लोगे। तो अब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इट डैमेज DNA वीवा द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक। तो ये क्या करते हैं, जो DNA आपका रिप्लिकेट होता है उसे क्या करते हैं, डैमेज करने का काम करते हैं, क्योंकि आपकी जो क्रॉस लिंक कर देते हैं उस पर इन मिसमैच कर देते हैं आपका DNA को, क्योंकि जो मिसमैच हो जाएगा तो जब आपका DNA क्या हो रहा था, रिप्लिकेट हो रहा था, अलग हो रहा था, तो वो रिप्लिकेट नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा उस जगह। अगर ब्लॉक हो जाएगा तो आपका सेल डिवीजन रुक जाएगा, जिसी के चलते आपकी जो सेल डिवीजन हो रही थी, सेल की ग्रोथ हो रही थी, उसी जगह रुक जाएंगी और आपका ट्यूमर नहीं बनेगा। तो ट्यूमर नहीं बनेगा तो आपको कैंसर नहीं होगा। इट प्रिवेंट द DNA सिंथेसिस, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है आपके DNA सिंथेसिस को बाय इंडक्शन ऑफ इम्पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड लीडिंग टू म्यूटेशन। वही सारी चीज़ें आप सभी देख लेना, इजी नोट्स हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक कार्सिनोमा, इसके बेसिकली यूज होता है आपके स्किन में, जो आपकी स्किन जो स्किन कैंसर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर इसका यूज होता है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉटकिन्स डिजीजेज। हॉटकिन्स डिजीजेज क्या होती है, आपकी कैंसर ऑफ पार्ट इन इम्यून सिस्टम, जो आपके इम्यून सिस्टम में जब कैंसर हो जाता है तो उसके लिए भी इसका बेसिकली यूज होता है। अब सेकंड ड्रग की बात करें तो आपका क्लोरोबुशल की बात करें तो इसमें आपकी एक ब्रेंडिन रिंग होती है, इसमें देखो Cl CH2 CH2 Cl CH2 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 COOH कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। मोड ऑफ एक्शन सेम इसी की तरह, आप पीछे वाले की तरह लिख सकते हैं कि हमने मैक्लोरोथायमीन की जो मोड ऑफ एक्शन देखा था आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड क्रॉस लिंकेज DNA होता है, DNA रिप्लीकेट एंड डैमेज करते हैं हम DNA इन सेल। जो सेल होता है आपकी वो क्या, जो आपकी सेल्स होती हैं उनके अंदर हम DNA को डैमेज करते हैं इन ड्रग्स को देके, क्योंकि DNA जब रिप्लिकेट नहीं करेगा तो आपका वो आगे जो प्रोसेस होगी उसे नहीं करेगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। कि यूज़ की बात करें तो मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ इसका ब्लड कैंसर में किया जाता है। जो कि एक क्लोराम्बोसिल आपकी जो ड्रग है इसका मेनली सबसे ज़्यादा जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो ब्लड कैंसर के लिए ही किया जाता है। अब देखें आपकी थर्ड ड्रग मेलफ्लम की बात करें तो इसमें सेम देखो इसी की तरह स्ट्रक्चर है, सेम वही है, बस अब इसमें अमीन ग्रुप ऊपर आ गया है। अब इसका देखो मोड ऑफ एक्शन मैंने लिख दिया है सेम एज अदर, जैसे आपने अभी जो मैक्लोरोथायमीन एंड क्लोरोबुशल की तरह जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मोड ऑफ एक्शन पढ़ा था सेम उसी की तरह है। बस इसका यूज़ की बात करें तो यूज टू ट्रीट दी रेटिनोब्लास्टोमा, मतलब जो आपके रेटिना में कैंसर होता है, मतलब रेटिना आप सभी को पता ही होगा आपकी आंख में होता है, जो आपके रेटिना में कैंसर हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम मेलफ्लम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। यूज इन दी ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो कैंसर, मेनली यूज इन माइलोमा आप सभी को पता ही होगा कि जो प्लाज्मा में कैंसर सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं तो उन्हें मतलब रिमूव करने के लिए उनके ट्रीटमेंट के लिए हम आपका इस ड्रग का यूज़ करते हैं। एंड कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवरी, जब आपके किसी के ब्रेस्ट एंड ओवरीज में कैंसर हो जाता है उसके लिए भी आपका क्या होता है, मेलफ्लम ड्रग का यूज़ किया जाता है। होप आप सभी को आज का लेक्चर एल्कलाइटिंग एजेंट समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, स्टे सेफ, गुड बाय।